नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद एनडीए में मामला ठीक नहीं है। नतीजे आने के बाद से ये बात हम लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश को बीजेपी ने अपने शिकंजे में कस लिया है। लेकिन बहुत सारे साथी इस बात से राजी नहीं थे, इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। आज 18 तारीख आते आते कमोबेश बिहार के सभी जानकार ये बात मानने लगे हैं कि भीतर गड़बड़ है। इस्तीफा देना था नीतीश कुमार को, राजभवन गए, आरिफ साहब से बधाई भी ले ली, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल से, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। विधानसभा भंग करने के लिए 19 तारीख की सलाह दे दी उनको, लेकिन सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया। सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते थे, 19 को जैसे सलाह दिया था। दरअसल कुछ ऐसे मामले हैं जो नीतीश के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के दिमाग में अगर फ्यूचर प्लान हो किसी को भी लेकर के कि मेरे बाद जदयू जिंदा रहे और जदयू फला आदमी चलावे, तो उसके अस्तित्व को लेकर के नीतीश के दिमाग में बहुत सारे उथल-पुथल है। और बार-बार मैं एक बात कहता हूं कि इस देश में आज भी 2 ऐसे नेता हैं जिनके पास कोई एजेंसी हो ना हो। एजेंसी के सहारे तो अमित शाह जैसे चाणक्य बहुत घूम रहे हैं। उनके हाथ में ताकत है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो उनको भी लोग चाणक्य कहते हैं, बहुत होशियार कहते हैं। लेकिन सबको पता है कितनी राजनीतिक समझ है उन सब में। ये सब ताकत के बल पर राज कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार और नीतीश कुमार, ये 2 नाम ऐसे हैं, इनको कोई ताकत ना हो तो भी इनका ये दिमाग चलता रहता है। इनको पता होता है कि खतरा किधर से आ रहा है, वो हवाएं किधर से आ रही हैं जो चेहरे को झुलसा देंगी। तो नीतीश कुमार भाप गए भाजपा की प्लानिंग, और आज 18 तारीख जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो मोदी और नीतीश में ठन चुके हैं। अमित शाह से मिलने शपथ से पहले जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसको निपटाने के लिए अमित शाह ने बुलाया है दिल्ली, और अमित शाह से मिलने के लिए स्पेशल प्लेन से, विशेष विमान से, मैं फिर रिपीट कर दूं, ललन सिंह और संजय झा आनन फानन में दिल्ली पहुंचे हैं और अमित शाह के घर पहुंचे। उधर ललन सिंह और संजय झा, माना जा रहा है कि शाह ने 2 ऐसे नाम, ये 2 ऐसे आदमी फिट कर लिए हैं कि जो नीतीश कुमार को भी हिलने नहीं देंगे। ये दिल्ली हैं तो धर्मेंद्र प्रधान पटना जाने की तैयारी में है। खेल बहुत सारे हैं। अभी इसमें लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं मनीष को जोड़ूंगा थोड़ी देर में। अभी वो अपडेट्स ले रहे हैं कुछ, तो वो अपडेट्स ले लें, वो हमारे साथ आ जाएंगे 2-3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर। तब तक मैं पूरी कहानी बताता हूं क्यों ठनी। दरअसल नीतीश कुमार स्पीकर पद पर दावेदारी चाहते हैं, मतलब स्पीकर पद अपने पास चाहते हैं, और डिप्टी सीएम जो बीजेपी का होगा, नीतीश को मुख्यमंत्री अगर घोषित कर दिया जाए तो भी भाजपा का डिप्टी सीएम अपने मनमाफिक तय करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने 2005 से बिहार में भाजपा को ऐसे ही चलाया है। नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी एक बन गई थी, नीतीश सीएम सुशील मोदी डिप्टी सीएम, नीतीश सीएम सुशील मोदी डिप्टी सीएम। लेकिन गुजरात वाले मोदी को बिहार वाला मोदी खटक गया, बिहार वाले मोदी की राजनीति खत्म कर दी, और बिहार वाले मोदी ने दुनिया छोड़ते छोड़ते जो पीड़ा देखी है, अगर बिहार वालों को उसकी समझ होती तो गुजरात वाले मोदी को एंट्री नहीं देते बिहार, क्योंकि बिहार वाला मोदी उनका अपना मोदी था। अब वही जोड़ी सम्राट के साथ खबर है कि बन गई है सम्राट चौधरी के साथ नीतीश की। अब यहां पर जो एजेंसियों के सहारे बैठे चाणक्य हैं, ये कभी जोड़ी नहीं बनने देना चाहते। दुनिया की पार्टियां तोड़ने वाले, मतलब दुनिया मतलब भारत भर की पार्टियां तोड़ने वाले, ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते कि उनकी पार्टी में कभी इन फ्यूचर कोई सेंधमारी करे।
तो इसलिए जोड़ी नहीं बनने देना चाहते और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जोड़ीदार ही डिप्टी सीएम बने। इससे महत्वपूर्ण, अब मैं पूरी कहानी बता दे रहा हूं जब तक मनीष आ रहे हैं, क्योंकि पटना से लेटेस्ट अपडेट के साथ आएंगे। इससे भी महत्वपूर्ण विषय है स्पीकर का। स्पीकर अपने पास चाहते हैं। अब स्पीकर अपने पास चाहते हैं, बहुत सारे जो भाजपा प्रेमी हैं, वो पत्रकार हो चाहे कलाकार हो, वो सब कहेंगे स्पीकर की जिद क्यों करेंगे भाई। राजद के साथ जब थे वो, तो अवध बिहारी चौधरी राजद के स्पीकर थे। जब भाजपा के साथ गए तो नंद किशोर यादव भाजपा के स्पीकर थे। स्पीकर पर तो उन्होंने कभी जिद नहीं की। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। तब नीतीश की कंडीशन ये थी, वो बॉर्डर लाइन पर नहीं थे। स्पीकर कुछ नहीं कर सकता। स्पीकर तब करता है खेल जब हिसाब किताब सीमा पर हो, तब वो बाउंड्री लाइन पर आउट देगा या छक्का देगा, तब वो थर्ड अंपायर के पास मामला जाता है। आज नीतीश की कंडीशन ये है कि बिल्कुल बाउंड्री पर खड़े हैं। नीतीश के बगैर 119 भी, नीतीश के साथ प्रचंड बहुमत, 119 से 202 हो जाता है। तो ये जो है कंडीशन ऐसी है कि अगर नीतीश कुमार का स्पीकर नहीं रहा, जदयू का स्पीकर नहीं रहा, और जदयू में भी नीतीश का विश्वास पात्र स्पीकर नहीं रहा, तो कभी भी भाजपा नीतीश कुमार को हटा करके किनारे बिठा सकती है। और बिठाना छोड़ दीजिए, भाजपा जैसे चाहेगी, जो चाहेगी। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के रिमोट पर चलेंगे, सरकार नीतीश नहीं चला पाएंगे। यही बात नीतीश को समझ में आ गई। अगर स्पीकर भी उनका नहीं हुआ, तब तो भाजपा से पूछ के खाना भी खाना पड़ेगा उनको, नहाना भी भाजपा से पूछ के पड़ेगा उनको। नहीं मानेंगे तो चलिए नीतीश जी हटिए, अब नीतीश जी की सेहत अच्छी नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। अगर जेडीयू में कुछ उछल कूद करने की कोशिश किए नीतीश, तो जेडीयू में स्प्लिट हो जाएगा, 10-5 इस्तीफे करवा देंगे हमेशा। ये बात नीतीश कुमार अच्छे से समझ गए हैं, इसलिए स्पीकर अपना चाहते हैं। स्पीकर अपना होगा और तब बीजेपी उछल कूद करेगी, तो सत्ता के साथ तो हर कोई जाना चाहता है। बिहार में 10 विधायक भाजपा से भी टूट सकते हैं। हो सकता है डिप्टी सीएम ही 10-5 विधायक तोड़ ले आवे। ये सारा समीकरण नीतीश के दिमाग में है, इसलिए वो अड़े हुए। अब अड़े हैं, खेल क्या है? बीजेपी से विजय सिन्हा का नाम सबसे आगे चल रहा है। स्पीकर विजय सिन्हा को बनाना चाहती है भाजपा, क्योंकि विजय सिन्हा स्पीकर के पद पर हमेशा बड़ा योग्य विनम्र व्यक्ति चाहिए, और विजय सिन्हा ने अपनी विनम्रता दिखा दी है। माँ बहन की गाली देने से लेकर के, और बॉडीगार्ड हमारा फायरिंग क्यों नहीं करेगा, गोली कहीं नहीं चलाएगा, मतलब वो गोली चलवाने से लेकर और गाली चलवाने तक। चलिए मनीष भी आ गए हमारे साथ, मनीष आ गए अपडेट्स के साथ, मनीष भी आ गए हैं। तो गोली से गाली तक विजय सिन्हा ने यह बता दिया है कि संसदीय परंपराओं के असली वाहक वही है। भाजपा में ऐसे ही एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। संसदीय परंपराओं का वाहक कौन? तो विजय सिन्हा। क्या क्या योग्यता है? गाली उनसे सुनिए, गोली उनसे सुनिए। पिछली विधानसभा में आपको याद होगा, भाजपा के ही नंदकिशोर यादव स्पीकर थे, और नंदकिशोर यादव ने डिप्टी सीएम के रूप में विजय सिन्हा को विधानसभा में जबरदस्त फटकार लगाई थी। मतलब कहते ना बिल्कुल भयंकर फटकार। ओम बिरला को हमने वो क्लिप चलाई थी, कहा था ओम बिरला से सीखो जरा, कैसे चलाया जाता है, जो है संसदीय परंपराओं को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो अब विजय सिन्हा बनेंगे, ये बीजेपी उनकी योग्यता को समझ करके तय कर चुकी है। नीतीश कुमार के दिमाग में प्लान दूसरा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि स्पीकर बने विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद। जीतन मांझी जब सीएम बने थे, तो लोगों के दिमाग में था विजेंद्र यादव सीएम बनाएंगे, क्योंकि गाड़ी में विजेंद्र यादव बिठाए थे। और इस बार भी विजेंद्र यादव को बिठा करके ले गए थे, जब इस्तीफा देने गए थे पिछली बार राजद से वो करके, तो लोगों को कहा लग रहा है इस बार बना देंगे। तो विजेंद्र यादव हालांकि
गाड़ी में बिठाते हैं, बनाते नहीं है, लेकिन स्पीकर इस बार बनाने पे अड़े हैं। हालांकि दूसरा नाम भी है जदयू में जो चल रहा है, वो है श्रवण कुमार का नाम। श्रवण कुमार भी नीतीश के बहुत विश्वस्त हैं। अब कौन कितना विश्वस्त है, जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा, उससे 50 गुना ज्यादा मनीष जानते हैं, क्योंकि ये हम सुनते हैं मनीष से, और मनीष ग्राउंड पर सबके रिश्तों को जानते हैं, देखते हैं, देखे हुए हैं सब रिश्ते। तो मनीष के पास चलेंगे। इस जो समीकरण स्पीकर वाले के बाद हम आएंगे डिप्टी सीएम का क्या क्या पेच है उस पर, लेकिन पहले अभी इसी पर मनीष, ये स्पीकर पर भिड़ंत इतनी क्यों बढ़ गई कि विशेष विमान से ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली आना पड़ा है? पूरा मामला क्या है? रिश्तों में क्या है? नीतीश कुमार को डाउट्स क्या क्या है? ये क्या है जो पटना में अंदर खाने चल रहा है? आशीष, जब आप विजय सिन्हा के का बायोडाटा पढ़ रहे थे तो उसमें एक महत्वपूर्ण बायोडाटा आपसे मिस हो गया, जो मुझे याद आया तो मैं चाहता हूं बता दूं। जो जब स्पीकर थे विजय सिन्हा, और उस समय सम्राट चौधरी से उनकी भिड़ंत हो गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है। और इस पूरे एपिसोड के बाद ये हुआ कि जब दोबारा मतलब आप उसके कह सकते हैं कि विजय सिन्हा का प्रोफाइल बढ़ गया, क्योंकि वो अपने तौर पे तटस्थ होने की कोशिश कर रहे थे, जो स्पीकर का होता है वो कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने एक तरीके से तेजस्वी यादव का आरजेडी का ही पक्ष रख दिया था, जिससे सब कोई मतलब हैरान हो गए थे, और सम्राट चौधरी को उन्होंने डांट लगा दी थी। तो ये पूरा एपिसोड हुआ था, और उसका देखिए इनाम मिला कि वो डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन इस बार विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे या नहीं होंगे ये अभी तय नहीं है। वो दिल्ली, विजय सिन्हा भी भाग के गए हुए हैं, क्योंकि उनको दिल्ली दरबार पे पूरा भरोसा है कि दिल्ली दरबार जो है उनको कोई नहीं, स्पीकर या डिप्टी सीएम, क्योंकि दोनों के प्रोफाइल को अगर देखें तो उसी तरीके का प्रोफाइल है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि एक नीतीश कुमार के राजनीतिक कौशल की आप बात कर रहे थे, तो नीतीश का अभी जब नीतीश कुमार के राजनीतिक कौशल को देखा जा रहा है, तो नीतीश कुमार को क्या कब लगा कि बीजेपी ने उनके साथ खेला कर दिया है? तब लगा जबकि जब 14 तारीख को काउंटिंग के दिन जब बीजेपी के आंकड़े 95 तक चले गए थे, आपको याद होगा, रुझानों में। तो फिर खेला शुरू, वहां से खेला शुरू हुआ। पहले तो ये लगा कि भाई अपार बहुमत है, उसमें सब लोग भाग गए, बीजेपी जेडीयू सब वाले, और जो उनको चाहने वाले वो भी वाले, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि खेला कहां से क्या हो रहा है। नीतीश कुमार इतने चतुर राजनीतिज्ञ है कि लालू यादव के बाद वही उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकते हैं। नीतीश कुमार इतने चतुर, तो उनको समझ में आया कि यार बीजेपी ने तो इनके साथ खेला, अगर बीजेपी 95-96 तक पहुंच गई तो फिर अभी 79 पे है, तो वो भी आंकड़ा है। 89 भी एक आंकड़ा है जहां से बीजेपी अपने दम पे बहुत कुछ कर सकती है, नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं लगी। लेकिन ये आंकड़ा 95 तक चला गया था, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने खेला करना शुरू किया था आशीष। और आप ये जो 95 से आंकड़ा घटते हुए देखिए 5-6 सीटों का जो हुआ, तो आपको ये समझ में आया कि कहां नीतीश कुमार, और 2-3 सीटें आप आशीष देखेंगे जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार के हार का आंकड़ा 30 से लेके 200 तक के बीच में है। उसमें चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे चनपटिया हो, चाहे वाल्मीकि नगर हो, जहां पर कम कम आंकड़ों में, अब 30 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार हार गए, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, उससे नीतीश कुमार को क्या नुकसान हो जाए? अब बीएसपी अगर जीत गई 30 सीट से तो उसे क्या हुआ नुकसान? नीतीश को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा एक गिर गया। रामगढ़, जो कैमूर जिले का रामगढ़ है, वहां हो गया। वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर की सीट जीती ही नहीं कभी, उसमें मनीष कश्यप को क्रेडिट दिया जा रहा है, मनीष कश्यप की भूमिका रही है, उसने अच्छा खासा वोट लाया। लेकिन 600-800 वोट से क्या हेरफेर जब 2020 में हो सकता है तो 2025 में नहीं हो सकता। वाल्मीकि नगर की सीट परंपरागत सीट है, वहां हार ही नहीं है बीजेपी, वो सीट हार गई बीजेपी। आप सोचिए, भयंकर आंधी में बीजेपी अगर वाल्मीकि नगर की सीट हार जा रही है, तो वही इसी तरह से कहा कि नीतीश कुमार को उस समय लगा कि उनके साथ खेला हो गया। तो अब खेला को कैसे कम किया जाए? अगर स्पीकर, पिछली बार स्पीकर आरजेडी का था, अवध बिहारी चौधरी थे, कोई दिक्कत नहीं। इस बार नंद किशोर यादव थे, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत होता? लेकिन अब अगर नीतीश कुमार कभी चाहे भी कि उनको पलटी मारना है, तो पलटी मारने की कोई गुंजाइश ना रहे, 1% भी गुंजाइश नहीं है। स्पीकर के पास बहुत सारी शक्तियां होती है। जब आरजेडी से चेतन आनंद और अनंत सिंह की पत्नी
तमाम तरह के नेता जब टूट के आए, प्रहलाद यादव सब टूट के आरजेडी से आए, जेडीयू और बीजेपी में गए, तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। स्पीकर था नंदकिशोर यादव, स्पीकर था, कुछ भी नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि अगर इस बार स्पीकर बीजेपी के पास चला गया तो फिर जो 1% चांस भी है, 1% चांस भी, हम 1% मानते हैं, 99% में 1% कभी मन भी किया कि हम कर सकते हैं, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हाँ, इनके पास स्पीकर हो सकता है तो गुंजाइश हो सकती है। आपने नाम लिया कि विजेंद्र यादव की। विजेंद्र यादव एक ऐसे नेता हैं जो आरजेडी और जेडीयू के बीच धुरी है। हाँ, विजेंद्र यादव लालू यादव के करीबी, बहुत करीबी रहे, और जब पिछली बार जब ये लोग साथ में आए उसमें विजेंद्र यादव की बहुत बड़ी भूमिका थी। जब एक समय लगा कि आरजेडी जेडीयू को तोड़ देगी, जब सरकार हटने की बात आई, तो उसमें विजेंद्र यादव उस विजेंद्र यादव का नाम प्रमुख तौर पे आया, क्योंकि विजेंद्र यादव के रिश्ते मनोज झा से भी बहुत अच्छे हैं। दोनों एक ही इलाके के, एक ही क्षेत्र के, सहरसा सुपौल के रहने वाले हैं, और गुरु शिष्य जैसा रिलेशन है विजेंद्र यादव से। तो एक समय जब लगा कि विजेंद्र यादव वो काम कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी मतलब राजनीति तो लालू यादव के साथ आधी राजनीति रही है, तो विजेंद्र यादव को इस वजह से रोक दिया गया कि आप अपने बेटे की राजनीति की चिंता नहीं करिए, नीतीश कुमार उनके आपके बेटे की राजनीति की चिंता करेंगे, उसका उज्जवल भविष्य होगा जेडीयू में, चाहे वो बिहार में हो चाहे लोकसभा में, मतलब जहां भी हो वो होगा। उस वजह से अपने पुत्र मोह में विजेंद्र यादव फंसते नजर आए थे, लेकिन उनको पुत्र मोह से किसी तरह से निकाला। तो विजेंद्र यादव एक ऐसे भरोसेमंद आदमी हैं जो कि कभी सेतु का काम कर सकते हैं, जब कभी ऐसी कोई गुंजाइश हो, कभी भविष्य में 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो उसकी एक कड़ी विजेंद्र यादव बन सकते हैं। अगर वो स्पीकर हो जाएंगे तो इससे सोने पे सुहागा समझ लीजिए, उसके बाद तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो ऐसे स्पीकर होंगे। तो इसलिए जेडीयू ये चाह रही है, और पूरा मामला फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है जो नीतीश कुमार मतलब समझिए कि एक पॉइंट नीतीश कुमार अपने साथ रखना चाहते हैं। सब कुछ तो मतलब पूरी महफिल जो है समझिए वो तो बीजेपी लेके चली गई, लेकिन कुछ एक चांस जो है नीतीश कुमार अभी भी चाहते हैं कि कुछ एक पॉइंट्स उनके पास रहे, कुछ एक अगर कभी कोई गुंजाइश हो तो उसकी गुंजाइश बन सके, कम से कम ऐसी स्थिति हो, उसके लिए हो रहे हो। और ये पूरे माथा 25 चाहे दिल्ली दौड़ के जा रहे हैं। अब बताइए, जिसको इतनी अपार बहुमत जिसको मिला, अपार बहुमत, उसके सरकार बनाने में कहाँ कोई दिक्कत है? जिस गठबंधन को अपार बहुमत मिला उसको सरकार बनाने में कहाँ कोई दिक्कत है? वो तो जब चाहेगा, जिस समय चाहेगा बना लेगा, जिसको बनाना चाहेगा मंत्री बना लेगा। लेकिन चीजें ऐसी है नहीं जैसे कि दिख रही है। दूसरा पॉइंट डिप्टी सीएम का भी है, तो डिप्टी सीएम का भी मामला उसी तरीके का है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि एक डिप्टी सीएम से ज्यादा। आपने सम्राट चौधरी के बारे में बता दिया कि उनकी सम्राट चौधरी आज की तारीख में नीतीश कुमार के नूर है। कभी सुशील मोदी हुआ करते तो उसकी भरपाई बीजेपी ने इनको अपने साथ चिपकाया कि जो चूंकि नीतीश कुमार भाग गए, सुशील मोदी से दूरी हुई, मतलब सुशील मोदी को बीजेपी ने बहुत आगे नहीं किया, तो नीतीश कुमार, सुशील मोदी बांध के रखते थे नीतीश कुमार को, उनकी दोस्ती भी थी, ट्विनिंग भी था। तो सम्राट चौधरी को उनके जगह रिप्लेस किया। सम्राट चौधरी अब इतने नजदीक हो गए कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के अलावा कोई और हो, क्योंकि विजय सिन्हा को वो बहुत ज्यादा नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं। ये एक सच्चाई है आशीष। चलिए, मैं और कुछ एक बार खबरें दिखा दूं और विजुअल्स दिखा दूं। दिल्ली जो पहुंचने का मैं कहा था शाह के घर, तो ये खबरें, मतलब ये खबरें वो नहीं है कि सूत्रों ने बताया और फलाने ने बताया, ये एकदम जो जमीन पर है, पटना में धरातल पर है, वो खबर हम बता रहे हैं। बिहार में एनडीए सरकार के गठन से पहले स्पीकर पद पर बीजेपी और जेडीयू में खींचतान, अब दिल्ली में निकलेगा हल। क्या दिल्ली में निकल पाएगा हल? नेक्स्ट दिखाइए। बड़ी जीत पर बड़ा बखेड़ा, बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच एक कुर्सी की जंग, नीतीश की हरकत से खड़े हुए सवाल। देखिए, नीतीश की हरकत बता रहे हैं, खड़े हुए सवाल, मतलब अपनी अपनी सेफ्टी के लिए आदमी व्यवस्था भी न करे हैं। चलिए, ये है विजुअल, ये विजुअल है जब पहुंचे हैं दिल्ली अमित शाह के घर पहुंचने का विजुअल है। इसमें संजय झा पहुंचे हैं अमित शाह के घर पर। ये आज का विजुअल है, अभी थोड़ी देर पहले का। 11:30 बजे विजुअल आए हैं हमारे पास।
वो विजुअल हम दिखा रहे हैं। इसके बाद चलिए ये विजुअल हो गए जो पहुंचने का संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो अमित शाह के घर पहुंचे और अमित शाह के घर ललन सिंह और संजय झा ये दोनों विशेष विमान से पटना से आए हैं। सोचिए इतनी हड़बड़ी क्या थी। आगे जरा एक दो क्लिप में सुनाता हूँ छोटे छोटे, जरा पहला प्ले करिए भैया। सर नीतीश कुमार कब शपथ लेंगे सर मंत्रिमंडल में, जदयू से कितने मंत्री होंगे? इसकी जानकारी हमको नहीं, इसकी जानकारी तो मुख्यमंत्री को होती है, लेकिन मोटा मोटी 20 तारीख के आसपास का है टेंटेटिव। सर कहा जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू में इंटरनल रिफ्ट से बात है। नहीं सब बेकार बात है, सब बेकार बेसलेस बात है। देखिए दो बातें, ये कौन थे? ये नीतीश कुमार कि समझ लीजिए कि मुझे लगता है बहुत बार बात होती है फलाने करीबी, ढिपकाने करीबी, ये करीबी, वो करीबी, लेकिन शायद इनसे ज्यादा करीबी कोई नहीं। नीतीश कुमार अगर अपने घर के अलावा किसी घर सबसे ज्यादा जाते हैं तो इन्हें घर जाते हैं, तो इतने करीब हैं। अब सोचिए आप, मित्रता होती है ना कि अपना घर से निकले तो यार चलो कहाँ बोर हो रहे हैं तो फलाने के ही घर जाते हैं, तो एक आध दोस्त, तो वैसे ही करीबी हैं अशोक चौधरी। और दो बात इन्होंने कही, एक तो कहा जब कि कौन कौन मंत्री बन रहा है, कही ये सब तो मुख्यमंत्री जी जानेंगे, हम जानते नहीं कुछ भी। अब ये इनके कहने का मतलब अगर इनको कुछ नहीं पता है तो ये थोड़ा गले नहीं उतरता है। तो इनको कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता है। टेंटेटिव 20 तारीख को शपथ ग्रहण है, जो बीजेपी कंफर्म कर रही है उसको ये टेंटेटिव कह रहे हैं। ये भी एक इशारा समझिएगा, टेंटेटिव कह रहे हैं। दूसरी बात कहा कि नहीं ये कोई आपस में कुछ मनमुटाव जैसा नहीं है, सब ऐसी फर्जी बातें हैं। अब जरा सुन लीजिए आगे दिलीप जायसवाल को। आपके सवाल है सर, अब कल है फिर इसको ओथ सेरेमनी को लेकर क्या कहते हैं यार, ये कौन कौन से ड्रेस? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओथ सेरेमनी में आएंगे और सभी हमारे केंद्रीय नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आम मतदाता जिन्होंने मैंडेट दिया है, सभी लोग इस ऐतिहासिक क्षण शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे और करीब 2 से 3 लाख लोग जो है इस कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले। ये क्यों दोनों दिखाया आपको हमने? अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को सब पता होगा और बाकी हमको कोई जानकारी नहीं है इसमें सरकार गठन को लेकर के। दूसरी चीज 20 को टेंटेटिव है, हो सकता है 20 को शपथ ग्रहण हो। मतलब नीतीश कुमार का सबसे खास आदमी, उनके तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं। और दूसरे तरफ जो बैठे थे ये भी भाई साहब, इनके हाथ में बीजेपी की कमान है। ये कह रहे हैं, इन्होंने पूरी गिनती, मतलब पूरा इन्होंने कार्ड पे किसको किसको कार्ड भेजा गया है, न्योता दिया गया, सब बता दिया। मुख्यमंत्री कितने हैं वो सब आएंगे, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 3 लाख जनता आ रही है, सारा हिसाब किताब इन्होंने बता दिया। हलवाई कितने लगे हैं, लड्डू कितना बन रहा है, बूंदी कितना छन रहा, सब बता दिया। और दूसरी तरफ कह रहे हैं टेंटेटिव है। ये फर्क आप समझिए, इसमें मैं क्या कहूं। अब इसके अलावा बताऊं कुछ और चर्चाएं हैं। चर्चा है उप मुख्यमंत्री को लेकर के, बीजेपी में क्या चर्चा है मैं आपको उस पर लेके आता हूं, उस पर मनीष से समझेंगे। बीजेपी में चर्चा है कि 2 डिप्टी सीएम में सम्राट का विकेट वो गिराने के चक्कर में है और उसके पीछे बहाना क्या है कि वो जो डेट ऑफ बर्थ वाला और करप्शन वाला विवाद जुड़ गया, इस वजह से सम्राट को डाउन करें, क्योंकि वो चीज वो भी देख रहे हैं कि नीतीश किसको चाह रहे हैं, तो सम्राट को डाउन करने के चक्कर में है। एक राजपूत डिप्टी सीएम बनाने के चक्कर में है, क्योंकि इस बार आप सोचिए कि राजपूत और भूमिहार दोनों मिलाकर हैं बिहार में 5%, 5.25%, और विधायक कितने जीते हैं? करीब करीब 54-55 विधायक, मतलब 25% विधायक, 5% के हाथ में 25% ताकत। ये सामाजिक न्याय बिहार में है, जहां सामाजिक न्याय की सबसे ज्यादा बात होती है। 32 राजपूत विधायक हैं और 22 भूमिहार विधायक। 32 राजपूत विधायक की वजह से चर्चा है कि एक राजपूत डिप्टी सीएम इस बार दिया जाए, तो एक राजपूत और एक हो सकता है साथ में भूमिहार लगाया जाए। चर्चा ये भी है कि 3 डिप्टी सीएम करके एक दलित भी लगा दे, 3 डिप्टी सीएम करके एक दलित लगा दे। 3 मंत्री चिराग, एक उपेंद्र कुशवाहा, एक जीतन मांझी, और 16-15 की बात, मतलब कुल मिला के ये चर्चा है जो बीजेपी के अंदर से खबरें हैं
कि 5 मंत्री पद खाली रखेंगे, 5 खाली रखेंगे, 36 ओथ लेंगे, शपथ लेंगे और 5 को खाली रखा जाएगा। वो 5 आगे पीछे एडजस्टमेंट होता है ना कई बार क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन बनाने के लिए। चुनाव पर को देखते हुए कभी छोटा चुनाव आया तो 2 मंत्री और शामिल कर लिए। तो ये सब देखते हुए। तो ये भीतर से खबर है। अब इसमें 2 चीज़ें और भी इन्फॉर्मेशन है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, इन्होंने भाजपा को मतलब ये जो औपचारिक बैठक आप कुछ भी देखें, इन्होंने अमित शाह को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है। बिल्कुल दे दिया पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब कि इन्होंने कह दिया कि जो अमित शाह तय करेंगे वही फैसला हमारा फैसला है। अब वो कोई अपना फैसला नहीं लेंगे, वो दिखावा भले करें, जो प्रक्रिया के तहत ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन अमित शाह के हाथ में उन्होंने अपनी किस्मत, अपनी बागडोर सौंप दी है। बस एक ही पेच फंस रहा है नीतीश कुमार का, क्योंकि उन्हीं के पास तो स्टेक है, बाकी किसके पास क्या है? जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा क्या है इनके पास? और चिराग के पास जो है वो पता है चिराग को कि किसकी कृपा से है उनके पास। तो सारा मामला नीतीश कुमार पर आकर अटका है। अब डिप्टी सीएम वाले पे मैं कहा था कि चलेंगे हम मनीष से समझेंगे। मनीष, ये खबर मतलब जो चर्चाएं हैं दिल्ली में बीजेपी की, मैं चर्चा बता रहा हूं आपको कि सम्राट चौधरी जो आप कह रहे हैं कि जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं नीतीश कुमार की चाहत ही भाजपा को खटक रही है। वो सम्राट चौधरी का विकेट एक तो गिरने पूरी यहाँ पर चर्चा है भाजपा में भीतर खाने। दूसरा, राजपूत मतलब 2 फ्रेश डिप्टी सीएम, वैसे भी 2-2 के स्लॉट में बीजेपी 2 बार बदल चुकी है। एक बार तारकिशोर और वो रेणु देवी थी ना, वो डिप्टी सीएम, फिर विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी आए। अब फिर 2 नए चेहरे लाने की चर्चा है कि फिर 2 एकदम फ्रेश चेहरे ताजा आएंगे और विजय सिन्हा स्पीकर में शिफ्ट कर दिए जाए और सम्राट को कहीं भी साइड में बिठा दिया जाए। ऐसी चर्चा है। क्या है पटना की रिपोर्ट? आशीष, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को हटाना डिप्टी सीएम से या उनको नहीं बताना बहुत ही घातक होगा और ऐसा होगा नहीं, ऐसा किसी कीमत पे नहीं होगा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में मैं आशीष नीतीश कुमार की नजरों में जो बताऊं या जो आम चर्चा है वो आम बात है, दोनों की राजनीति में दोनों में अंतर क्या है बताओ। जैसे आपने देखा कि सम्राट चौधरी ने सुशील मोदी को रिप्लेस किया नीतीश की नजरों में या नीतीश के। दूसरा कि सम्राट चौधरी पर आप उनके डिग्री को लेकर, उन पर आपराधिक केस को लेकर तमाम तरह के आरोप लगा दे, लेकिन सम्राट चौधरी पर भ्रष्टाचार से संबंधित एक भी मतलब आरोप नहीं है, या उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो विवादों में रहा हो, भ्रष्टाचार से संबंधित विवाद या कोई गलत आप उसको पैरवी या उनसे संबंधित लोग ने अकूत संपत्ति जमा की हो, कमाई हो, ऐसे कोई मामला सम्राट चौधरी के ऊपर नहीं आया इस मामले में कम से कम। लेकिन विजय सिन्हा को क्या हुआ? विजय सिन्हा को लेकर, अगर विजय सिन्हा के लखीसराय से चुनाव हारने को लेकर दावे किए जा रहे थे कि वो हारेंगे, उसके पीछे एक बड़ी सच्चाई ये थी कि विजय सिन्हा ने इन तमाम जो सम्राट चौधरी के हमने बताया कि भ्रष्टाचार से संबंधित ऐसे मामले नहीं आए, उसके विपरीत विजय सिन्हा को लेकर कई मामले आए। तो नीतीश कुमार ये दाग अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। आप इस चीज को समझिए। उस समय तो नीतीश कुमार ने समझ लिया कि अब तो चुनाव आ रहा है और चुनाव के बाद फैसला कर, इसलिए वो विजय सिन्हा को लेकर इसलिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। और जहां तक डिप्टी सीएम के लिए बात करें तो चर्चा तो कई हो रही है। आपने सवर्ण की बताया कि एक राजपूत से चाह रहे हैं कि भूमिया राजपूत से बन जाए कोई एक डिप्टी सीएम। नीरज बबलू का भी नाम औने पौने जो है चर्चाओं में है कि वही नीरज बबलू जो फिल्म स्टार के भाई थे, वो पिछली बार उसी सहानुभूति पर जीते थे। तो इसके अलावा एक पिछड़े वर्ग से बन जाए, एक अति पिछड़े वर्ग से बन जाए, एक महादलित बन जाए, तो इस तरह की चर्चाएं हो रही है। मतलब डिप्टी सीएम नाम की ऐसी रेवड़ी हुआ है कि बांट दो, जैसे महागठबंधन ने किया था कि हाँ मुकेश सहनी बनेंगे जी तो ये भी बनेंगे जी तो ये भी, उस तरह से बांट दो सभी समाज को। आप डिप्टी सीएम बना दे और उनको ऐसा पोर्टफोलियो दे दे, ऐसा मंत्रालय दे दे जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो भी बात है।
कि वो वैसा डिप्टी सीएम बनाने से क्या, आप रेणु देवी को डिप्टी सीएम आपने बना दिया, क्या उससे क्या हुआ? और बनाने के बाद फिर उनको हटा दिया, उससे क्या हुआ? तो ये तरह के, और एक महिलाओं की भी बात हो रही है कि ऐसा कोई महिला आ जाए जो कि मान ले कि सवर्ण हो या किसी और जाति से हो, ताकि महिला कोटा भी पूरा कर ले और उस जाति का भी कोटा पूरा करे। तो अपने तरफ से तमाम कई तरह की चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं के अंदर हमको क्या जाना है, चर्चा तो ये भी है कि एक होम मिनिस्ट्री को लेकर भी जो है वो मामला फंसा हुआ है, क्योंकि अब तक जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं तब तक होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के साथ ही रही है, कभी आरजेडी या बीजेपी के पास नहीं गई। तो ये भी बात हो रही है कि होम मिनिस्ट्री भी चाह रहे हैं कि बीजेपी इस बार चाह रही है कि कम से कम बोले होम मिनिस्ट्री से क्या होगा कि अधिकारी जो है वो शिकंजे में रहेंगे। होम गया, आप समझ लीजिए आज की तारीख में मुख्यमंत्री की, किसी भी मुख्यमंत्री की, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, उसकी सबसे बड़ी ताकत होम है। वित्त मंत्रालय वगैरह सब दे दो, नगर विकास दे दो, वित्त दे दो, सब दे दो, मुख्यमंत्री होम के भरोसे चलता है, क्योंकि उस पर अधिकारियों पर उसका नियंत्रण होता है और अंदर की खबरें उस तक आती हैं होम के जरिए। कौन क्या कर रहा है, जो इंटरनल खबरें हैं वो सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती हैं। अगर होम मिनिस्टर कोई और होगा तो मुख्यमंत्री ब्लैंक होगा, मुख्यमंत्री के दिमाग, मतलब मुख्यमंत्री तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या चल रहा है ना, सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या चल रहा है वो भी मुख्यमंत्री नहीं जान पाएगा अगर होम उसके पास नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन होम मिनिस्टर के पास होगी कि सीएम हाउस में क्या चल रहा है मुख्यमंत्री के खिलाफ। इसलिए अगर होम गया तो नीतीश कुमार को, अगर बिना गृह मंत्रालय के अगर सीएम नीतीश को बनना पड़ता है तो उससे बेहतर है नीतीश कुमार फिर अपना कम से कम इतनी इज्जत न गिराए, वैसे ही बहुत गिरा चुके हैं, कि बिना होम के सीएम न बने। अगर होम नहीं मिलता है तो छोड़ दें गृह मंत्रालय के बगैर, तो फिर हाथ जोड़ के संन्यास ले ले राजनीति से, उसके बगैर सीएम बनने कोई मतलब नहीं है। नीतीश की कुल ताकत यही है, जिस ताकत से वो खेलते रहे भाजपा राजद के साथ, क्योंकि होम उनके पास था। राजद के साथ जब छोड़ करके आए और भाजपा के साथ गए तो यही होम था जो विधायकों को कहां से उठा ले आया था, झारखंड बॉर्डर से ले आया, उत्तर प्रदेश बॉर्डर से ले आया, टांग टांग के। ये कौन था? यही था। वो बीमा भारती के पति किसको हैंडल किसने किया था? ये सब नीतीश के गृह मंत्रालय ने किया था। तो ये है गृह मंत्रालय की ताकत। दो ही चीज अगर आपके पास है तो अल्पमत की सरकार 5 साल चला लोगे, एक गृह मंत्रालय और एक स्पीकर। ये दो ही चीज है अगर, तो अल्पमत की सरकार 5 साल चलेगी। आज के दौर में जो भारत की राजनीति है इसमें 5 साल चलेगी अल्पमत की सरकार, बस खाली होम और स्पीकर हो। और वहीं पर मामला फंसा हुआ है, वही मामला फंसा हुआ है। खैर, बहुत सारी अपडेट्स जो है और बहुत सारे पटना की चर्चाएं, कौन किसका करीबी और कौन किसकी चाहत, सब मनीष ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और पटना जरा अपडेट्स पर नजर रखिए आप, और भी अगर कोई बड़ी खबर होगी तो तत्काल हम दर्शकों तक लाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।